गाइस, आई एम CS कशिश रचमानी और गाइस मैं अपना एक नया यूट्यूब चैनल लाई हूँ जिसमें मैं 12th क्लास को पूरा बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाऊँगी। गाइस इसमें मैंने आप लोगों के लिए सारी वीडियोस इस तरीके से बनाई है कि आप लोग मेरी सुनते सुनते आप लोग वीडियोस को देख भी सको, आप लोग चैप्टर्स को पढ़ भी सको। मैंने लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से सारे नोट्स बनाए हैं, साथ में ही मैंने कुछ पिक्चर वाइज वे भी चीज़ें बनाई है ताकि आपको पढ़ने में भी मज़ा आए। गाइस इसमें मैं सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगी, सब कुछ प्रोवाइड करूंगी, साथ में आप लोग को वीडियोस के साथ आप लोगों को PDF भी प्रोवाइड करूंगी सारे कोर्स की। तो गाइस प्लीज़ अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल। खैर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। तो गाइस इससे पहले मैंने 3rd चैप्टर की फर्स्ट वीडियो डाल दी है और 2 चैप्टर पहले भी डाल दिए। तो 3rd चैप्टर की 2nd वीडियो आज स्टार्ट करते हैं, पार्ट 2। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, स्टार्ट करते हैं जर्नी ऑफ 2021 की विद CS कशिश रचमानी। गाइस इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता चुकी हूँ कि बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या, फीचर्स क्या हैं उसके इम्पोर्टेंस क्या हैं, और इसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था क्या डायमेंशंस है बिजनेस एनवायरनमेंट के। अब मैं आप लोगों को लाती हूँ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी आफ्टर 1991। ध्यान से सुनना गाइस, 1991 में एक पॉलिसी आई जिसके नाम को बोलते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। 3 आई थी, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो गाइस आई क्यों ये, इससे पहले क्या हुआ था, 1947 में हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। तो इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो उसने क्या किया, एक पॉलिसीज़ बनाई, 5 ईयर प्लान्स बनाए, जिसमें उन्होंने क्या किया था कि सब चीज़ों को गवर्नमेंट के हाथ में दिया। प्राइवेट को बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस कर दी कि प्राइवेट इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। तो ज़्यादा चीज़ें ज़्यादातर किसको दे दी, गवर्नमेंट को दे दी। अब ऐसे में क्या प्रॉब्लम हुई कि प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट ने काम करना स्टार्ट करवाया। अब गवर्नमेंट का काम तो आपको पता है कि राम भरोसे चलता रहा। और ऐसे में 1990 में ऐसी हालत हो गई थी इंडिया की कि इंडिया के पास कुछ नहीं बचा था। इंडिया बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, ऐसा हो रहा था कि कोई दूसरी कंट्री हमें अपनी स्लेव्ड कंट्री ना बना दे। तो इंडिया वर्ल्ड बैंक के पास गई और इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से लोन मांगा। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को 7 बिलियन का लोन दिया, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने शर्त रखी कि इंडिया को ग्लोबलाइज्ड होना पड़ेगा। ग्लोबलाइज्ड होने का मतलब होता है कि इंडिया को दूसरी कंट्रीज़ के साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा, साथ में इंडिया को अपने अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस को हटाना पड़ेगा, मतलब लिबरलाइज करना पड़ेगा, और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना पड़ेगा, दैट इज प्राइवेटाइजेशन लाना पड़ेगा। और इसीलिए इंडिया ने वर्ल्ड बैंक की शर्त को माना क्योंकि उसको लोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और 3 चीज़ें लाई, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लेकिन मेनली ये स्कीम आई ग्लोबलाइजेशन के लिए थी कि इंडिया दूसरी कंट्रीज के साथ भी इंटरेक्ट करे और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ाए अपना। तो वही चीज़ है। लिबरलाइजेशन क्या बोलता है, लिबरल। पहली स्कीम क्या है, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है लिबरल। लिबरल का मतलब होता है आज़ादी, लिबरल मतलब आज़ादी, ठीक है। तो हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर पे बहुत सारी क्या लगा रखी थी, रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी। और कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करता भी था प्राइवेट में तो उसके ऊपर बहुत सारे बोल सकते हैं कि हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ लगा रखी थी कि छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना है तो तेरे को ये लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये लाइसेंस लेना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। साथ में गवर्नमेंट ऑफिसर्स बार बार इंस्पेक्शन करने आते थे। अब इंस्पेक्शन करने आते थे तो ऐसे में प्रॉब्लमेटिक था। तो लिबरलाइजेशन का मतलब यही है कि आपको लिबरल करना पड़ेगा, अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस को हटाना पड़ेगा। तो लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक मीन्स इट फ्री फ्रॉम डायरेक्ट एंड फिजिकल कंट्रोल इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब जो कंट्रोल इम्पोज्ड किया है गवर्नमेंट ने वो हटाना। इन अदर वर्ड इट इज़ द प्रोसेस बाय विच गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द इंडस्ट्री, जो बहुत सारी अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस लाइसेंस की वजह से कंट्रोल कर रखा था वो हटाना पड़ेगा। इज बीइंग लूजेंड, मतलब लूज करना, मतलब थोड़ा सा हल्के में लेना। इट इम्प्लाई लिबरलाइज द ट्रेड एंड इंडस्ट्री फ्रॉम अनवांटेड गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि सारी कंट्रीज को एक साथ करना, लेकिन ग्लोबलाइजेशन से ही पहले मैं प्राइवेटाइजेशन पढ़ाऊंगी। तो एक बार लिबरलाइजेशन देख लिया तो प्राइवेटाइजेशन पे आते हैं।
प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि ट्रांसफ़र करना ओनरशिप गवर्नमेंट से प्राइवेट के हाथ में। गवर्नमेंट के हाथ में जो भी इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट के हाथ में दो। प्राइवेट के हाथ में देने से दो फायदे होंगे। दो फायदे ये होंगे कि एक तो प्राइवेट वाला पर्सन सही चलाएगा और गवर्नमेंट को इंडिया को चलाने के लिए कुछ फंड मिल जाएगा। और अभी आप लोग देखो कि इंडिया ने बहुत सारी चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन कर रखा है। इवन इंडिया अभी स्ट्रैटेजिक सेल पे चल रहा है। स्ट्रैटेजिक सेल मतलब वो अपना 100% प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। हर चीज़ों में 100% बोल रहा है प्राइवेट सेक्टर वाली आए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन बोलता है कि इंडिया और दूसरी कंट्रीज आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगी और उसमें हम लोग अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे। लाइक पहले क्या होता था कि पहले इंडिया ने बाहर की कंपनीज को आने के लिए मना कर दिया था। उन लोगों ने ये तक बोल दिया था कि इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करो और एक्सपोर्ट को बढ़ाओ। तो ऐसे में कौन सी कंट्री अगर इंपोर्ट को हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर देंगे और हम एक्सपोर्ट करना चाहेंगे तो दूसरी कंट्रीज भी हमसे कोई चीज़ नहीं लेगी, और दूसरी कंट्रीज जब हमसे चीज़ नहीं लेगी तो हमारा एक्सपोर्ट तो अपने आप ही रेस्ट्रिक्ट हो गया। तो उसी चीज़ को वापस बढ़ाया, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चलता रहे और दूसरी कंट्रीज भी हमारे यहाँ पे आके काम कर सके। दैट इज ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी, अवर इकोनॉमी विथ वर्ल्ड, मतलब हमारी कंट्री को पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी से मिलाना। द इकोनॉमिक गैप है जो हम में और दूसरी कंट्रीज में वो हट जाए, अननेसेसरी जो ऑल रेस्ट्रिक्शंस है वो सब कुछ हट जाए और इजीली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो जाए। तो लिबरलाइजेशन मतलब आज़ादी देना, लिबरल करना मतलब अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस हटाना। ग्लोबलाइजेशन मतलब सारी कंट्रीज को मिलके क्या करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना और सारी कंट्रीज को एक जैसा भाईचारा दिखाना। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब गवर्नमेंट के हाथ से हटा के प्राइवेट सेक्टर में देना। ये हो गई हमारी एलपीजी पॉलिसी 1991। अब इससे क्या इम्पैक्ट आया, इससे क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ा। इससे क्या हुआ, पहला कंपटीशन बढ़ा। कंपटीशन कैसे बढ़ा, तो फर्म नाउ फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम इंडियन प्लेयर्स एग्जिस्टिंग वन एज वेल न्यू एंट्रेंट इन द इंडस्ट्री। मतलब अब क्या होगा, जो डोमेस्टिक कंपनीज है, जो इंडिया की कंपनीज है, उनको काम करने में मज़ा आएगा। काम करने में मज़ा क्यों आएगा, क्योंकि अब वो काम अच्छा करेगी। कैसे करेगी, क्योंकि पहले वो सिर्फ इंडिया के लोगों से लड़ रही थी, अभी वो ग्लोबलाइज लेवल पे लड़ेगी। अगर ग्लोबलाइज लेवल पे लड़ेगी तो वो अपनी क्वालिटी अच्छी लाएगी और फेस करेगी कंपटीशन। तो इंक्रीजिंग कंपटीशन, तो ये फ़ायदा भी था और नुकसान भी था। फ़ायदा इसमें ये था कि अगर हम ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन फेस करेंगे तो दूसरी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट मतलब हमारे कस्टमर्स को क्या होगा, प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा। क्योंकि अगर दूसरी कंट्रीज़ के साथ हम लोग कंपटीशन फेस करेंगे तो क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा। और नुकसान ये था कि हमारी कंट्री के जो लोग थे वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे कि दूसरी कंट्रीज़ के जो बोल सकते हैं कि दूसरी कंट्रीज़ की कंपनीज़ के साथ लड़ सके। तो ऐसे में हमारी कंट्री की बहुत सारी कंपनीज़ क्या हो सकती है, इंसॉल्वेंट हो सकती है, पीछे हो सकती है। लाइक मैं एग्जांपल दूं तो इंडियन स्टील महंगा बनता है और चाइनीज स्टील सस्ता बनता है। अब चाइना का प्रोडक्ट इंडिया में आएगा तो कौन इंडिया खरीदेगा, चाइना का खरीदेगा। तो दोनों है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी। नेक्स्ट, मोर डिमांडिंग कस्टमर। अब कस्टमर को क्या होगा, डिमांडिंग होगा। अब वो चीज़ बनेगी जो कस्टमर की चॉइस की। पहले वो चीज़ बनती थी जो सेलर बेचना चाहता था, लेकिन अब वो चीज़ बनेगी जो कस्टमर चाहता है। तो देयर वाज शॉर्टेज प्रैक्टिकली इन एवरी सेक्टर, कस्टमर गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स और सर्विस, ये सारे पहले कम थे। ठीक है, कस्टमर गुड्स कम थे, इंडस्ट्रियल गुड्स हम मशीन तो वैसे भी नहीं बनाते, और सर्विसेज। तो बायर क्या हुआ, अ शिफ्ट फ्रॉम शॉर्टेज टू सरप्लस। अब बाहर से चीज़ आएगी तो शॉर्टेज की जगह क्या हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, कमी की जगह ज़्यादा हो जाएगा। हैज़ बीन मेजर डेवलपमेंट ऑफ लिबरलाइजेशन। गवर्नमेंट रिमूव कंट्रोल ऑन कैपेसिटी क्रिएशन एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। मतलब गवर्नमेंट ने सारे रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए कि हमें कितनी चीज़ बनानी चाहिए और कितनी चीज़ों को किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए, और फ्रीडम दे दिया कि हम कितना भी बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर इंडियन कंपनी है और इंडियन कंपनी इंडिया में चीज़ बनाने के बाद इंडिया में बेच दिया, अब इंडिया में नहीं बिक रहा तो वो बाहर बेच सकती है। इससे क्या होगा, वो कैपेसिटी को अपनी बेस्ट टू बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकती है। नेक्स्ट, रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। नई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो कॉस्ट अपने आप ही कम हो जाएगी। नेसेसिटी था ये चेंज। द चेंजेस इन पॉलिसी आफ्टर 1990 हैज़ फोर्स द एंटरप्राइज कंटिन्यूसली मॉडिफाई करें। मैंने अभी इससे पहले जब मैंने वीडियो बनाई तो मैंने बताया था कि हमारा एनवायरनमेंट क्या डायनेमिक है। पहले क्या होता था कि मैनेजर एक बार प्लान कर ले और कुर्सी लगा के पूरे साल बैठ जाता था, पूरे साल कुछ काम नहीं करता था। लेकिन अभी डायनेमिक है, उसको हर चीज़ के बारे में सोचना ही पड़ेगा। दैट इज
नेसेसिटी फॉर चेंज, अब हमें बहुत प्रैक्टिकली होकर हर चीज़ को सोचना पड़ेगा। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज का 100% डेवलपमेंट होगा ही होगा, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी वो सीखेगा, नई नई चीज़ों को वो देखेगा। तो मार्केट चेंजिंग में क्या होगा कि ह्यूमन रिसोर्सेज को भी चेंज होना पड़ेगा। और इवन अगर इंडिया में जॉब्स नहीं है तो आप बाहर जाके भी जॉब कर सकते हो, ये ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा हुआ था। मार्केट ओरिएंटेड हुआ चीज़, तो एंटरप्राइजेज दीज डे हैव फर्स्ट स्टडी इन द मार्केट अकॉर्डिंग टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब हमें अकॉर्डिंग टू मार्केट अपने आप को चेंज करना ही पड़ेगा। लॉस ऑफ बजट सपोर्ट फॉर फाइनेंसिंग द पब्लिक सेक्टर ड्यू टू इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर। अच्छा एक बात बताना, मैंने पहले ही बोला था कि 1991 में इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, पैसों की बहुत प्रॉब्लम थी। अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी पैसों की, तो ऐसे में गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। अब क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन लाने की वजह से गवर्नमेंट के हाथ में पैसा आया। कैसे, गवर्नमेंट ने अपना स्टेक किसको बेचा, प्राइवेट सेक्टर को बेचा। अब प्राइवेट सेक्टर ने उनको उसके बदले में पैसा दिया, तो ये हुआ ना, बजट पे जो लॉस हुआ वो सपोर्ट कर गया, मतलब जो भी हमारी डेफिशिएंसी हो रही थी वो क्या हो गई, वो भरपाई हो जाएगी। तो ड्यू टू इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर सही नहीं था, गवर्नमेंट ने विड्रॉ किया फाइनेंशियल सपोर्ट टू द पब्लिक, पब्लिक से मांगा, पब्लिक सेक्टर क्या हुआ, एफिशिएंट हो गया, क्योंकि अब वो प्राइवेट के हाथ में चला गया। यहाँ पे एक बार ध्यान से देखना क्या क्या इम्पैक्ट हुआ, कंपटीशन बढ़ गया, कस्टमर डिमांडिंग हो गया, कस्टमर के हिसाब से काम हो गया, टेक्नोलॉजी डे टू डे चेंज हो रही है, नेसेसिटी फॉर चेंज, ठीक है, हमें चेंज करना ही पड़ेगा अगर हम चाहे नहीं चाहे तो भी। ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे क्या होंगे, डेवलप्ड होंगे, क्योंकि वो अब इंडिया के लेवल पे नहीं इंटरनेशनल लेवल पे लड़ रहे हैं। नेक्स्ट, मार्केट के हिसाब से काम करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को भी पैसा मिलेगा अगर वो चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन करेगा। इसमें कुछ ना कुछ फ़ायदे हैं और कुछ ना कुछ नुकसान है। अच्छा ये चीज़ तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखी होगी, नया टॉपिक ला रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से देखी होगी, क्या है ये वो है जो हमारे बेचारे पहले चलते थे, 500 रुपये का नोट, 1000 रुपये का नोट, देखो पीछे पड़ा हुआ है 1000 रुपये का नोट, जो अभी चल ही नहीं रहा, बंद हो गया। ऐसा कब हुआ था, 2016 में। कब, 2016 में 8 नवंबर को मोदी गवर्नमेंट ने बोला अब 500 1000 के नोट बंद हो जाएंगे और नए 500 और 1000 के तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दिए, और इसकी जगह क्या लेके आया मोदी गवर्नमेंट, नए नोट लाए थे। तो ऑन नवंबर 8 नवंबर 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस करता है कि डिमोनेटाइजेशन हो जाएंगे, क्या, 500 और 1000 के करेंसी नोट। फर्दरमोस्ट गवर्नमेंट ने, ऐसा नहीं हुआ कि एक साथ ही ख़त्म कर दिए नोट, ऐसा नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने बोला कि आप 2 महीने का मैं टाइम दे रहा हूँ, नवंबर और दिसंबर, आप उसको चेंज करा सकते हो। आगे वही है, थोड़ा सा कट गया है, थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। फर्दरमोस्ट द गवर्नमेंट गिव 2 months टू डिपॉजिट डिमोनेटाइज नोट इन द बैंक, इन द बैंक होगा, मतलब जो भी आपके पास अगर 500 या 1000 के नोट घर में पड़े हुए हैं उसको जमा करा दो। और ये तो आपने अपने आप ही देखा होगा, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज डिमोनेटाइजेशन। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन मैंने बोला ही था, आ ही सकता है। डिमोनेटाइजेशन है क्या, डिमोनेटाइजेशन को होता है स्ट्रिपिंग अ करेंसी यूनिट ऑफ ए स्टेटस एज अ लीगल टेंडर। देखो कोई भी करेंसी किसी भी कंट्री में चलती है, उसका लीगल स्टेटस होता है कि अगर ये लाइक 2000 का नोट देखा है अभी आपने जो चल रहा है, या 500 का नोट देखते हैं चल रहा है, उस पर आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं, और वो साइन वो इसलिए करता है, वो ये बोलता है कि अगर ये नोट कहीं नहीं चला तो मैं आपको इसके बदले में 500 या 2000 दे ही दूंगा। दैट इज डिमोनेटाइजेशन, मतलब दैट इज करेंसी, मतलब हमारी करेंसी चल रही है, अब ये करेंसी बंद हो जाएगी, आगे नहीं चलेगी, लीगल स्टेटस खत्म इसका, दैट इज डिमोनेटाइजेशन, स्ट्रिपिंग अ करेंसी यूनिट ऑफ ए स्टेटस एज अ लीगल टेंडर। लीगल टेंडर खत्म हो चुका है। इन सिंपल वर्ड डिमोनेटाइजेशन, नोट जो है डिमोनेटाइज हो गए हैं, वो आज के बाद लीगल करेंसी में नहीं चले और नई करेंसी यूनिट होएगी इसकी जगह पे। जैसे 500 का नया नोट आया और 1000 का रिप्लेस करके 2000 का आया। क्या इंडिया में 2016 से पहले भी कभी डिमोनेटाइजेशन हुआ था, क्या हुआ था, देखते हैं। तो इंडिया में 2016 से पहले भी डिमोनेटाइजेशन हुआ है। 2016 is not a first instance of demonetization in India. In fact, demonetization happened in India even before 2016. ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है। 1946 हम आज़ाद कब हुए थे, 1947 मतलब आज़ादी से पहले। अच्छा आरबीआई भी जो है ना हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो आज़ादी से पहले बना हुआ है 1934 में, ब्रिटिश एक्ट है वो, इंडिया एक्ट का नहीं है, ठीक है। तो आरबीआई जो था उसने डिमोनेटाइजेशन किया था 1000 और 10,000 के करेंसी नोट विच वॉज अंडर सर्कुलेशन। जो पहले 1000 के नोट
नोट थे वो दूसरे थे, और 10,000 का बड़ा नोट आता था, क्योंकि वो बहुत बड़ी करेंसी थी इसलिए इसको बंद कर दिया गया और 1000 के नोट नए लाए गए। फिर हम आज़ादी के बाद एक बार और हुआ 1954 में, गवर्नमेंट ने न्यू करेंसी नोट ऑफ ₹1000, वो थोड़ा सा इधर हो गया, ध्यान से देखना, 1000 है, 5000 और 10,000, तो नए करेंसी नोट निकाले थे 5000 के, 1000 के और 10,000 के। 1978 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट डिमोनेटाइजेशन 1000, फिर दोबारा बंद हो गए 1000, 5000 और 10,000 के, क्योंकि उसकी वजह से इलीगल एक्टिविटीज़ बहुत हो रही थी, बहुत बड़ी करेंसी नोट है। कुछ नहीं है, कहानी की तरह सुनो, 2016 से पहले भी बहुत बार डिमोनेटाइजेशन हुआ, 3 बार हुआ है। पहला जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था 1946 में, उस टाइम 1000 का नोट दूसरा था, दूसरा चेंज करके ये चला दिया गया, नया चला दिया गया जो पहले चलता था 2016 में, और 10,000 का नोट बहुत बड़ा था इसलिए बंद कर दिया गया। फिर 1954 में गवर्नमेंट की इच्छा हुई तो 1000, 5000 और 10,000 के नोट दोबारा निकाल दिए, और 1978 में ये देखा गया कि ऐसे नोट नकली छापे जा रहे हैं और इस वजह से एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हो रही है, इलीगल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इसलिए दोबारा बंद कर दिए। तो 1954 में निकाले, फिर 1978 में वापस बंद कर दिए, और 1000 का तो चल रहा था लेकिन 2016 में वो भी बंद कर दिया। Why did the government demonetize 500 and 1000 नोट? क्यों गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन किया? रीज़न क्या था गवर्नमेंट का डिमोनेटाइजेशन लाने का? वो ये रीज़न था कि गवर्नमेंट ब्लैक मनी को ख़त्म करना चाह रही थी। तो यहीं पे देखते हैं द गवर्नमेंट एंड द ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम ऑफ द स्कीम वर एज फॉलो। पहला, टू प्लग फाइनेंसिंग टू टेररिस्ट। कुछ पैसा ऐसा बोला जाता है कि 1000 और 500 के नोट्स टेररिस्ट के पास पहुंच गए थे, और क्योंकि मोदी गवर्नमेंट उसको रोक नहीं पाई थी, मतलब वो पैसा टेररिस्ट के पास इंडिया से किसी ने भिजवाया और वो पैसा मोदी गवर्नमेंट रोकना चाह रही थी पर नहीं रोक पाई, या फिर कुछ पैसा इंडिया से टेररिस्ट के पास और भी गया तो वो पैसा खराब हो जाए, क्योंकि वो वापस तो लाया नहीं जा सकता था, इसी वजह से डिमोनेटाइजेशन है। तो प्लग फाइनेंसिंग टू टेररिस्ट, जो फाइनेंसिंग किया था टेररिस्ट को, उसको पैसा ही खराब कर दिया। नेक्स्ट, ब्लैक मनी। ब्लैक मनी मैंने बोला था कई लोगों के पास पुराना पैसा बड़ा अंदर पड़ा हुआ था, तो वो सारे चेंज हुए, इस वजह से पता चला कि कितना मनी इंडिया में, और कहीं पैसा तो आया ही नहीं। वो आया इसलिए नहीं क्योंकि लोगों का इतना बड़ा, इतना ज़्यादा ब्लैक मनी था, तो वो कैसे बताते, उसकी अकाउंटिंग कैसे करते, कहाँ ना कि हम ये पैसा कहाँ से रहे, तो वो सब काम खत्म हो गया, ब्लैक मनी खत्म हो गया। अच्छा, इससे क्या हुआ, इंडिया में कहीं जो बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी रख के बैठे थे उनके पास पैसा थोड़ा कम हुआ, और कम हुआ तो इंडिया में क्या हुआ, थोड़ी सस्ताई आई, थोड़ा सा क्या हुआ, बोलते हैं ना कि डिफ्लेशन आ गया, डिफ्लेशन आ गया। तो डिफ्लेशन आने की वजह से क्या हुआ कि लोग पैसा, मनी सर्कुलेशन कम हो गया था, क्योंकि सारा पैसा किसके पास चला गया था, बैंक के पास चला गया था। तो बैंक ने फिर मनी सर्कुलेट करने के लिए इंटरेस्ट रेट को कम किया, मतलब जो अगर आप उस टाइम लोन लेते तो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ईजिली मिल जाता। नेक्स्ट, फॉर्मलाइज इंडियन इकोनॉमी, इनफॉर्मल इंडियन इकोनॉमी, इट विल रिड्यूस द कैश ट्रांजेक्शन, हेल्प कैशलेस। उसी टाइम आप लोगों को पता है कि पेटीएम आया और बहुत सारे स्कीम्स आए थे, और ये भी बोला जाता है कि पहली बार अगर हम पेटीएम से ये करते हैं, मतलब कोई भी काम करते हैं, तो आप लोग को कैशबैक मिलेगा। फ़ोन पे है, गूगल पे है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम लोग अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें क्या होगा कि कम पैसा लगेगा। वो इसीलिए क्योंकि इंडिया, जो मोदी गवर्नमेंट है वो चाहती थी कि कैशलेस इकनॉमी हो, मतलब आप जेब में पैसा लेके क्यों घूमते हो, जो आपको पेटीएम दिया है। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट के पास सारी अकाउंटिंग रहेगी और इंडिया के लिए भी सेफ है कि आप कैशलेस ट्रांजैक्शन करोगे, ठीक है। तो लेस कैश इकोनॉमी चाहिए। तो वापस सुन लो, टेररिस्ट खत्म करने के लिए, ब्लैक मनी खत्म करने के लिए इंटरेस्ट रेट कम किया गया बैंक रेट का, और क्या हुआ, इंडिया को कैशलेस इकोनॉमी बनाया गया, बनाने के लिए। लेकिन ये पूरा नहीं हुआ, आज भी इंडिया में कैश ज़्यादा चल रहा है, लेकिन ये एम था कि हम लोग लेस कैश इकोनॉमी यूज़ करें। लेकिन अभी बहुत सारा चेंज आया है, लेकिन 100% नहीं बोल सकते। तो गाइस, हमारी आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। इसके साथ हमारा 3rd चैप्टर भी कंप्लीट होता है। बड़ा छोटा चैप्टर है, लेकिन एक आधा क्वेश्चन आ जाएगा। डिमोनेटाइजेशन पे आ सकता है, एलपीजी पे आ सकता है, और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के डायमेंशन जो मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था उस पर आ सकता है। तो गाइस, इसको अच्छे से देख लेना। गाइस, मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब द चैनल।